if the zeros of the polynomial px is equal to eight x square, sorry 5x square minus 11x minus k minus 3 are reciprocal of each other. Are reciprocal of each other, comma, find the value of k. Find the value of k. k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस k माइनस 3 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इसके जो जीरोज हैं, एक जीरो और दूसरा जीरो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो जो बीटा है ना, वो 1 अपॉन अल्फा है। बीटा को 1 अपॉन अल्फा बोल दो या अल्फा को 1 अपॉन बीटा बोल दो, आपकी मर्जी है, ठीक। तो आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एज पर क्वेश्चन zeros of the polynomial are alpha and beta is equal to 1 upon alpha। बीटा को आप 1 upon alpha बोल सकते हैं। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, तो a तो हो गया 5, x का कोफिशिएंट होता है b, तो x का कोफिशिएंट क्या माइनस 11, तो b क्या है माइनस 11, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है c, तो c क्या है माइनस ऑफ k माइनस 3। तो a b c हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, मतलब अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 11 अपॉन 5। ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। एक रूटीन प्रोसीजर है कि अल्फा प्लस बीटा पहले लिखते हैं, तो पहले अल्फा प्लस बीटा हमने लिख दिया। अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 11 अपॉन 5, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। जो दूसरा है वो होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब जो बीटा है, बीटा की वैल्यू भी तो 1 अपॉन अल्फा ही है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख देंगे 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है माइनस के माइनस 3 अपॉन ए कितना है 5। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया और इसको 5 को इधर ले आइए, इधर 1 बचा, तो 5 इंटू 1 इज 5, माइनस इंटू के इज माइनस के, माइनस इंटू माइनस 3 इज प्लस 3। इसको इधर ले आओ तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के, 5 माइनस 3 इज 2, तो 2 इज इक्वल टू माइनस के, मतलब के की वैल्यू क्या हो गई -2। समझ गए, के की वैल्यू -2, ठीक है। और बताइए, और इसमें कोई है? बस 8 फॉलो नहीं करा सर हमारे नाम में क्यूबिक पॉलिनोमियल भी करा रहा वो तो बेकार करा रहे सीरीज में। नहीं, वो कह रही थी कि लाइक हाँ वो सिलेबस में है नहीं, पर अगर पेपर में पूछ लेते हैं क्यूबिक वगैरह में तो रिस्क क्यों लेना। हाँ मैं भी ये बोला था। अच्छा, सिलेबस में है ही एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है। ये वाला कर लिया था 9th, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of the zeros is 8 and one of the zeros is 4 plus 2। तो क्वेश्चन 10 में भी था, वो ये मेरे क्वेश्चन था। ये हाफ टिकट वाला। हाँ
इक्वेशन नोट करिएगा। इक्वेशन नोट करिए। A railway half ticket cost half the full fare, but the reservation charges are the same on a half ticket. Are the same on a half ticket as on a full ticket. Full ticket. Full stop. One reserved first class ticket. One reserved first class ticket from the stations A to B stations A to B costs rupees 2530. Full stop. Also, one reserved first class ticket. Also, one reserved one reserved first class ticket and one reserved first class half ticket and one reserved first class half ticket from stations A to B costs A to B costs rupees 3810. Rupees 3810. Full stop. Find the full first class fare. Find the full first class fare. The full first class fare from stations A to B. From stations A to B and the reservation charges for a ticket. देखो भाई क्वेश्चन क्या है ये, इसमें दे रखा है रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम। जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं वो सेम है। तो देखिए ऐसा होता है कि जैसे अभी अभी आपको स्टोरी सुनाई थी ना
तो उनके पास भी टिकट था, वो कह रहे थे तो हमारी सीट है, हमारे पास भी टिकट था। तो दो तरीके के टिकट होते हैं। एक टिकट होता है जो ऐसे ही जनरल कैटेगरी का टिकट। जनरल कैटेगरी का टिकट मतलब आप एक जनरल कोच होता है उसमें जाकर आप चढ़ जाइए, आपको किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक जाना है, आपने वहाँ से उस स्टेशन तक का टिकट ले लिया और आप उसमें जनरल कोच में जाकर बैठ गए। लेकिन जिनको फैमिली के साथ और बहुत सारे लगेज के साथ और बहुत लंबी दूरी पर जाना होता है वो रिजर्वेशन कराते हैं। तो रिजर्वेशन का मतलब ये है कि आपने अपनी सीट पूरी की पूरी जो सीट है ना, पूरी बर्थ जो है वो रिजर्व करा ली है। तो उस पूरी बर्थ पर आपके अलावा कोई नहीं बैठेगा क्योंकि आपने उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करी है। समझ गए? चलिए जी, तो ये रिजर्वेशन चार्जेस होते हैं। तो रिजर्वेशन चार्जेस नॉर्मल टिकट अगर 60 या 70 रुपये का आ रहा है तो रिजर्व कैटेगरी वाला टिकट जो है वो 200, 300 या 400 रुपये का आता है। तो उसमें रिजर्वेशन चार्जेस ऐड होते हैं। ठीक, चलिए जी। रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन अ हाफ टिकट। तो अगर हाफ टिकट निकालेंगे तो हाफ टिकट की जो कॉस्ट है वो तो नॉर्मल जो टिकट है उससे आधी है। ठीक है, जो टिकट की कॉस्ट है, अगर नॉर्मल टिकट लें 100 रुपये का है तो हाफ टिकट 50 रुपये का आ जाएगा, ये है। लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस दोनों पर सेम है कि अगर हाफ टिकट जो एक बच्चे का हाफ टिकट लगता है, बड़े का फुल टिकट लगता है, तो हाफ टिकट पर भी अगर रिजर्वेशन फुल टिकट पर अगर रिजर्वेशन चार्ज 500 रुपये है तो हाफ टिकट पर भी आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद आगे की कहानी है, ये थोड़ा ना लंबा करके लिख रखा है, उसको सिर्फ मतलब ये नहीं लिखना चाहिए था, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट। ठीक है, रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, ठीक है। एक चीज़ और सुन लीजिए, ट्रेन में जो कैटेगरीज हैं वो 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 तरीके के कोचेज़ होते हैं अलग अलग। एक होता है फर्स्ट क्लास, एक होता है सेकंड क्लास, एक होता है थर्ड क्लास। जो थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास में एसी वेसी नहीं होता, पंखे भी ऐसे होते हैं कि कभी चल गया कभी नहीं चला। ठीक है, उसमें पसीना पोंछते हुए आदमी सारी सफ़र काटता है। ठीक, सस्ता होता है थोड़ा टिकट उसका। फिर सेकंड क्लास में चले गए तो सेकंड क्लास में एसी तो होता है लेकिन वहाँ पर लेटने के लिए बर्थ नहीं मिलती पूरी की पूरी, वहाँ सीट मिलती है, बस सीट मिलेगी तो आप बैठे बैठे सारा रास्ता काटिए। और जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में लेटने के लिए बर्थ भी मिलती है, तो वहाँ पर अगर ज़्यादा लंबा सफ़र है तो आप लेट जाओ, चादर भी मिलती है और सो जाओ। ठीक है, तो वो फिर भी ठीक होता है। तो अब आप ये देखिए फर्स्ट क्लास टिकट की बात कर रहे हैं, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट। रिजर्व का मतलब क्या है कि जो पर्सन है उसने रिजर्वेशन का चार्जेस भी दिए हैं, पे करा है। फ्रॉम स्टेशन A to B कॉस्ट ₹2530। ठीक है, अच्छा। तो एक केस इन्होंने ये बता दिया कि एक जो फर्स्ट क्लास टिकट है, रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, वो 2530 रुपये का, 2530। ऑल्सो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट फ्रॉम स्टेशन A to B कॉस्ट ₹3810। ये दे रखा है। फाइंड द फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम स्टेशन A to B एंड द रिजर्वेशन चार्जेस फॉर अ टिकट। तो जो चीज़ हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये बताया था कि जो चीज़ हमसे पूछी जाती है उसी को हमें एक्स और वाई मानना होता है, वही काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे जो चीज़ हमें पूछी है उसी को हम एक्स और वाई मान लेंगे। Let the full first class fare from stations A to B be rupees X and the reservation charges be rupees Y। रिजर्वेशन चार्जेस जो हैं वो ₹Y हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब फर्स्ट केस देखिए, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन A to B कॉस्ट ₹2530। तो रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट ऑफ वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ₹2530। तो जब हम एक फर्स्ट क्लास टिकट की बात कर रहे हैं तो उसमें एक तो टिकट का फेयर आएगा कि टिकट का कितना फेयर है, कितना किराया है, वो आएगा। और फिर रिजर्व्ड है यानी कि रिजर्वेशन चार्जेस उसमें ऐड हो गए। ठीक है, अगर टिकट का किराया 100 रुपये और रिजर्वेशन चार्जेस 200 रुपये है तो 100 + 200 टोटल 300 रुपये पे करने पड़ेंगे।
वही चीज़ है कि फुल फर्स्ट क्लास का जो किराया है ए से बी तक जाने का वो एक्स रुपीज़ है, एक्स हो गया, प्लस रिजर्वेशन चार्जेस कितने हो गए वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 2530। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है जी, ये तो हुआ हमारा केस फर्स्ट। फिर केस सेकंड देखिए। केस सेकंड में वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट और एक रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, उन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है वो 3810 है। तो वन रिजर्व को RES लिख रहा हूँ, वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट प्लस वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट is equal to rupees 3810 is equal to rupees 3810। तो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, तो एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, तो फर्स्ट क्लास का फेयर कितना है एक्स, रिजर्वेशन चार्जेस कितना है वाई, तो ये तो फर्स्ट क्लास का रिजर्व एक टिकट हो गया। फिर है वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, तो हाफ टिकट का फेयर कितना होगा, दे रखा है कि रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। ठीक है, तो फुल फेयर कितना है, फुल टिकट का फेयर कितना है एक्स रुपीज़, तो हाफ टिकट का कितना हो जाएगा x/2। ठीक है, x/2, लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस उस पर भी सेम लगेगा। ये नहीं है कि रिजर्वेशन चार्ज उसका आधा लगेगा, रिजर्वेशन चार्ज सेम लगेगा। तो x/2 हो गया प्लस रिजर्वेशन चार्ज y इज इक्वल टू 3810 x प्लस x/2 प्लस y 3810 x प्लस x/2 2x प्लस x is 3x/2 प्लस 2y 3810। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक बनाने के लिए क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए ताकि अपॉन का 2 हट जाए। तो 3x प्लस 4y अपॉन 2 इज इक्वल टू 3810। 3x plus 4y is equal to 2 zeros are 0, 2 ones are 2, 2 8 are 16, 2 3s are 6 और 1 7, 7 6 2 0। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को आप इक्वेशन नंबर 1 में ना 3 मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि x एलिमिनेट हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर देना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7620। और फिर जब इसमें हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 इंटू एक्स इज 3x। ठीक है, 3 इंटू वाई इज 3y, फिर 3 इंटू 2530, तो 3 zeros are 0, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 1 कैरी, 3 2s are 6 और 1 7। सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 3x माइनस 3x कैंसिल आउट, 4y माइनस 3y इज y, 0 माइनस 0 इज 0, 12 माइनस 9 इज 3, इधर 5 ही बचा 30। ठीक है, y इज इक्वल टू रुपीज़ 30। तो रिजर्वेशन का जो चार्जेस हैं तो 30 रुपये है बस। ठीक है, ये तो रिजर्वेशन का चार्जेस हो गया। उसके बाद अब फेयर निकालना है, तो फेयर बता दो जरा कितना आ रहा है। 2500। x प्लस 5 इज इक्वल टू 2530, तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 2530, तो x इज इक्वल टू 2530 माइनस 30, तो x इज इक्वल टू रुपीज़ 2500। x इज इक्वल टू रुपीज़ 2500। ये
पूरा क्वेश्चन बस को स्टार्टिंग में कोई बात नहीं, बताते हैं। देखो भाई इसमें ये दे रखा है कि एक जो टिकट है, एक टिकट की पूरे टिकट की कॉस्ट एक तो बतानी है मेरे को और रिजर्वेशन चार्जेस बताने हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होता है जैसे मान लीजिए आपको जाने में कहीं पर जल्दी है, ठीक है। अब जो रोड पर आपने देखा होगा ऑटो चलते हैं, तो ऑटो का जनरली क्या होता है 10 रुपये किराया होता है किसी एक जगह से दूसरी जगह तक, 10 रुपये कहीं का 20 रुपये, बस ये किराया होता है। हमें जल्दी है, ऑटो वाला कह रहा है कि जब तक पूरा ऑटो भरेगा नहीं मैं तो जाऊँगा नहीं। आपको जल्दी है, आपने कहा भाई तेरे पूरे ऑटो में कितने लोग बैठते हैं, उसने कहा भाई 10 लोग बैठते हैं, ठीक है। तो 10 के 10 लोगों का किराया मैं देता हूँ भाई 10 × 10 100 रुपये, ये 100 रुपये पकड़ और भगा दे इसको, मेरे को जल्दी है जाना है कहीं पर, ठीक है। तो ये आपने क्या करा, आपने पूरा ऑटो रिजर्व कर लिया, मतलब आपका पूरा ऑटो वो आपका हो गया। अब आप उससे कहोगे भाई बीच में रोकना नहीं है, कहीं पर भी चलो, ये नहीं कि कभी कोई आपको दिखाई दे पैसेंजर तो बिठा लो उसको। तो वही काम है कि ट्रेन में जब आपको पूरी एक बर्थ चाहिए तो आपने रिजर्वेशन का एक प्राइस पे कर दिया। हालांकि बड़ा बेकार क्वेश्चन है ना मेरे को, किराया तो इतना ज़्यादा है ना, और रिजर्वेशन तो 30 रुपये, हर कोई रिजर्व करा लेगा फिर तो, ठीक। खैर चलिए, तो अब इसमें वो बोल रहे हैं कि एक तो फुल टिकट है, तो फुल टिकट की कॉस्ट को हमने X रुपीज़ मान लिया। हाफ टिकट की कॉस्ट उन्होंने बोला टिकट की जो कॉस्ट है, जो फेयर है, जो किराया है, वो फुल टिकट के कॉस्ट का आधा होगा, है ना, फुल टिकट के कॉस्ट का आधा होगा। लेकिन जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं, जितना फुल टिकट पर देना होगा 30 रुपये, तो 30 तो अपने बाद में निकाला है, वाई रुपीज़ अगर आप फुल टिकट पर दे रहे हैं तो वाई रुपीज़ ही आपको हाफ टिकट पर भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा रिजर्व करने के लिए, रिजर्वेशन के लिए। बताइए जी, इतना क्लियर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ही होता है एक्स और वाई, लिमिटलेस और क्यों अब सुन जरा। तो क्या है, किसी ने पूछा था क्या किसी ने पूछा था किसी ने, सर क्वेश्चन पूछा था किसी ने? हाँ जब पूछा है तभी तो बता रहा हूँ। तुम सो रहे थे क्या क्लास में, अभी कैसे अभी जागे हो, क्या हो गया है तुम्हें? नहीं सर, एक नवे देख लो, तुम्हारा दोस्त है क्या उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है। आवाज़ आ रही है मेरी ऑनलाइन वालों को? यस सर। आई नवे को भी आई, चलो भी ठीक है। तो अब जरा सुनिएगा कि फिर उन्होंने कहा कि फुल टिकट का कॉस्ट को मैंने X रुपीज़ मान लिया, हाफ टिकट के कॉस्ट को X/2 मान लिया। तो पहले केस में उन्होंने बोला, वो देखिए लिखा हुआ है, 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन A to B कॉस्ट ₹2530, ठीक है। मुझे लिखा है ना फ्रॉम स्टेशन A to B, बार बार फ्रॉम स्टेशन A to B, ये भी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है, लिखने की जरूरत नहीं थी। एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो स्टेशन A to B बार बार लिखा है। खैर, तो आप ये देखिए उसकी कॉस्ट उन्होंने 2530 रुपये 2530 बता दी। तो उसमें रिजर्वेशन का कॉस्ट और फुल टिकट का कॉस्ट, फुल टिकट का कॉस्ट X रुपीज़, रिजर्वेशन का कॉस्ट Y रुपीज़, तो X + Y = 2530। फिर सेकंड केस में वो कह रहे हैं कि एक फर्स्ट क्लास का रिजर्व फुल टिकट और एक फर्स्ट क्लास का रिजर्व हाफ टिकट, उन दोनों की टोटल कॉस्ट 3810 है। तो फर्स्ट क्लास का जो फुल टिकट है उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, X + Y, एक टिकट की कॉस्ट, एक रिजर्वेशन की कॉस्ट। हाफ टिकट का जो कॉस्ट है उसकी क्या कॉस्ट हो जाएगी, हाफ टिकट की कॉस्ट प्लस रिजर्वेशन की कॉस्ट, रिजर्वेशन की कॉस्ट Y दोनों की सेम, ठीक। तो X + X/2 ये हो गया 3X/2, Y + Y हो गया 2Y = 3810, ठीक है जी। लीजिए भाई, सर एक मेरा, हाँ बताओ ना। और उसको नीचे रख दो, गिर जाएगा, चाहिए ऐसे ही। क्वेश्चन 3 भास्कर अपना क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताना है कौन से चैप्टर का है। और जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये भी किसी ने पूछा है। ये इसी में ना तुम DPS राजनगर एक्सटेंशन वाले में ना बताओ तुम्हारी छुट्टी किस टाइम होती है? 1 बजे होती है ना। 1:30 पर मैं यही देख रहा था कि बस आ रखी थी यहाँ सोसाइटी के बाहर, तो 1:30 पर घर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया टाइम छुट्टी होती है, नहीं तो कई स्कूलों की तो 1:30 बजे होती है छुट्टी। और सुबह किस टाइम? नहीं पहले होते
अच्छा पहले 1:30 होती थी, अब 1 बजे होने लगी। नहीं उससे भी लेट होते हैं, तो वो है। लगा भी कुछ बोल रहा है। ये क्वेश्चन लिखिएगा। A person rowing at the rate of 5 km per hour person rowing at the rate of 5 km per hour in still water takes thrice as much time in going 40 km upstream as in going 40 km downstream. As in going 40 km downstream. Full stop. Find the speed of the stream. The speed of the stream. देखिए दो चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे एक तो होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जैसे रोइंग, जैसे मतलब हम नाव चला रहे हैं, तो नाव चलाते हुए जो स्ट्रीम है यानी कि जो लहर है, लहर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, अगर आप भी उसी डायरेक्शन में नाव चला रहे हैं तो आपके लिए नाव चलाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लहर भी आगे की तरफ जा रही है और आप भी आगे की तरफ जा रहे हैं। ये तो कहलाता है डाउनस्ट्रीम। और एक होता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है लहर के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो लहर इस डायरेक्शन में आ रही है और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें नाव चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ये देखिए कि जब भी कभी अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आए तो आपको एक काम करना है, let the speed of the boat going at the rate 5 km, ठीक है, इसको ऐसे मत लिखिए, यहाँ लिखिएगा the speed of the boat in still water is 5 km per hour. स्टिल वाटर का मतलब क्या है? रुका हुआ पानी। तो जो रुका हुआ पानी है स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में जो उसकी बोट की स्पीड है ना, वो कितनी दे रखी है? 5 km पर आवर दे रखी है। अच्छा, अब खुद सोचिए कि हम रुके हुए पानी में हम जो बोट चला रहे हैं वो 5 km पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, ठीक है। अब अचानक से जो पानी है वो रुका हुआ नहीं रहता, वो पानी जो है वो बहने लगता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम बोट चला रहे हैं। तो जब हम भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं और बोट भी इसी डायरेक्शन में चल रही है तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम चलना। तो डाउन स्ट्रीम जब चलते हैं ना तो क्या होता है कि दोनों स्पीड्स एडअप हो जाती हैं। 5 km पर आवर पर तो मैं वैसे ही रो कर रहा था बोट को, ठीक है, पीछे से जो स्ट्रीम है वो 2 km पर आवर की स्पीड से चलने लगी या 3 km पर आवर की स्पीड से चलने लगी, तो
मेरी स्पीड 5 थी ही और मेरे को अब जो लहर है वो सपोर्ट कर रही है, तो 5 + 3 मेरी स्पीड कितनी हो गई, 8 हो गई। अच्छा, इसका उल्टा देख लेते हैं। उल्टा क्या है कि मैं तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ रुके हुए पानी में, ठीक है, लेकिन अब पानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। तो अब हमारी जो इफेक्टिव स्पीड है वो हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि हम तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और स्ट्रीम हमको रोक रही है, उल्टी डायरेक्शन में आ रही है 3 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है और जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो हमेशा ऐड हो जाती है, ठीक है। तो आप ये देखिए, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ लिखिएगा लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, then upstream speed, अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकलती है, सब्ट्रैक्ट करके। तो 5 - y किलोमीटर पर आवर। सर y - 5 नहीं, क्योंकि स्ट्रीम है ना, लहर की स्पीड जनरली कम होगी, जो भी बोट चला रहा होगा लहर की स्पीड उससे कम होगी, नहीं तो चला ही नहीं पाएंगे। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर, अब मान लो स्ट्रीम आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर, जाना तो कहीं और तक पहुंच गए कहीं और, ठीक है ना, तो वो उल्टा हो जाएगा। तो स्ट्रीम की स्पीड हमेशा कम ही होगी। डाउनस्ट्रीम स्पीड। अच्छा, अब देखिएगा, अब इन्होंने केस क्या दे रखा है, अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अब सुनिएगा, डाउनस्ट्रीम जाने में 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उस पर्सन को जितना टाइम लगता है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसको 3 गुना टाइम लगता है, थ्राइस द टाइम। ये समझ में आ गया? ठीक है भाई, आप ये देखिए, डाउनस्ट्रीम में तो मेरे को स्ट्रीम सपोर्ट कर रही है तो मैं फटाफट पहुंच जाऊंगा, और अपस्ट्रीम में क्या है कि वो अपोज कर रही है मेरे मोशन का, तो मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा। बताइए, क्लियर है? अब चलिए केस फर्स्ट, डाउन स्ट्रीम मोशन, डाउन स्ट्रीम मोशन। तो केस फर्स्ट में हमारा डाउन स्ट्रीम मोशन है, तो इसमें हमको डिस्टेंस कितना दे रखा है, 40 किलोमीटर। स्पीड, क्योंकि मैं डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ तो स्पीड में लूँगा 5 + y किलोमीटर पर आवर। तो टाइम जो निकलेगा उसको हमने ले लिया t1। ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा, सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इट इम्प्लाइज दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 40/5 + y। ठीक है जी, बताइए, क्लियर है इतना? ठीक है, 40/5 + y। अब केस सेकंड करेंगे। केस सेकंड में क्या होगा, ये तो डाउनस्ट्रीम मोशन था, केस सेकंड में करेंगे अपस्ट्रीम मोशन। मिनट में नहीं आएगा, स्पीड है ना, किलोमीटर पर आवर है। देखो बताओ कितना आंसर क्या?
केस सेकंड देखिएगा, केस सेकंड है अपस्ट्रीम मोशन। अपस्ट्रीम मोशन तो डिस्टेंस तो वही है 40 किलोमीटर और स्पीड कितनी हो जाएगी अपस्ट्रीम 5 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कैसे निकलेगा 40 अपॉन 5 माइनस वाई। एज पर क्वेश्चन upstream time is equal to 3 times of downstream time। अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है? अपस्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है t2 3 टाइम्स। डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है 40 अपॉन 5 प्लस वाई t1। 40 अपॉन 5 minus y is equal to 3 into 40 upon 5 plus y। 40 से 40 कैंसिल आउट हो गया, 5 plus y इधर गया वो 5 minus y। 5 plus y is equal to 3 into 5 minus y। तो 5 plus y is equal to 3 5 are 15। 3 into minus y is minus 3y। minus 3y को इधर ले आए, y plus 3y is equal to 15 plus 5। y plus 3y is 4y। गलत आ रहा है क्या? हाँ मेरा सर 15 माइनस 5 होगा। 15 minus 5 plus 15 minus 5 15 minus 5 is 10 और 4 से जब इसको काटेंगे तो 2.5 होगा। y is equal to हो गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारी स्पीड आ गई जी स्ट्रीम की। ठीक है जी, समझ गए? ठीक है, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। और किसी किसी क्वेश्चन में कैसा होता है कि जैसे यहाँ पर तो हमको स्पीड ऑफ बोट दे रखी थी इन स्टिल वाटर, यहाँ पर तो स्पीड दे रखी थी तो हमने उसको 5 ले लिया। किसी किसी क्वेश्चन में 2 अलग अलग केसेस दे देंगे तो हमें उसमें क्या करना होगा, स्पीड ऑफ बोट भी निकालनी होगी स्टिल वाटर में, तो उसको हम x मान लेंगे। तो याद रखिएगा कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x मानिए और जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको y मानिए। अपस्ट्रीम स्पीड इज ऑलवेज x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड इज ऑलवेज x प्लस वाई। 2 इक्वेशन बनेगी x और y में, तो फिर वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से वैसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पेयर बना ही नहीं इक्वेशन का, एक ही इक्वेशन बना। एक इक्वेशन था तो एक ही वेरिएबल था, एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन बनेगी, 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन, यानी कि पेयर बनेगी। ठीक है, इतना कर लीजिए जी। अगली क्लास में फिर आपका रियल नंबर करा दूँगा मैं स्टार्ट। हाँ जी, कौन सा? अच्छा, ग्राफिकल से करना है हमारा सर। एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग। चलिए जी, आज के लिए इतना ही करेंगे बस।